हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लिविंग वर्ल्ड का लास्ट लेक्चर, टेक्सोनॉमिकल एज। राइट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेक्सोनॉमिकल एज। बट बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर, लेट मी रिवाइज कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी, लीनियर्स के बारे में बात की थी कि किस तरीके से उसने टेक्सोनॉमी को और ज़्यादा एडवांस फॉर्म में यूटिलाइज किया, किस तरीके से हम जो है सिर्फ 2 लेटर्स में ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू जो है हम अपना फर्स्ट लेटर हमेशा जो है जीनस के बारे में बात कर रही हूँ कैपिटल से लिखते हैं, और स्पीशीज की बात करूँ तो राइट हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। फिर हमने बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स के बारे में बात की थी। हमने हायरार्की लेवल के बारे में बात की थी। हमने हायरार्की लेवल्स में देखा था कि किस तरीके से ग्रुपिंग जो है ग्रुपिंग किस तरीके से जो है वो रहती है, और किस तरीके से हमने बोला था वहाँ पर कि ग्रुपिंग में हम देखते हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा सिमिलर है, और कहाँ कहाँ अगर हम जैसे जैसे स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते जाएंगे तो करेक्टर जो है कॉमन करेक्टर्स वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। राइट, और वहीं पर हमने बात की थी कि जो हमारे पास बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो है हमारी स्पीशीज। और इसी के साथ साथ हमने एक लास्ट में एनसीईआरटी का एक चार्ट कंपाइल करके पढ़ा था, जहां पर हमने उनकी फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम के बारे में पढ़ा था। राइट, सो नाउ वी मूव टू द टॉपिक दैट इज द टेक्सोनॉमिकल एज। और इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जैसे हमें नाम पता चल रहा है, हमने पढ़ा है कि टेक्सोनॉमी क्या होती है, हमें मालूम थे टेक्सोनॉमी क्या है। हमारे पास वो प्रिंसिपल्स, वो प्रोसीजर्स जो हमारी हेल्प कर रही है किसको क्लासिफाई करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके रिस्पेक्टिव टेक्सोन या रैंक में डालने के लिए। और एड्स का मतलब कि हमें मालूम है वाले हैं कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें हेल्प करेंगी टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए। ऑल तो हम सबको पता है हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म प्रेजेंट है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन जो हमें ऑर्गेनिज्म की करने की ज़रूरत है और वो एक्यूरेटली हो, तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, फील्ड वर्क में जाएं। फील्ड वर्क में जाने से हमारे एक्सपोजर जो है वो और बढ़ेगा। राइट, एक्सपोजर बढ़ेगा तो उसी के साथ साथ जो है अगर हमारा लैब वर्क भी जो है ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई और आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमें मालूम है हम आइडेंटिफिकेशन जो है वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। राइट, तो हमें चाहिए कि क्लासिफिकेशन जब भी हम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास होनी चाहिए क्या, कि हम कुछ कलेक्शन करें। अगर हमें एक्चुअल कलेक्शन प्रेजेंट होगी सिस्टम की, तो तभी अगर जो है हम वो रैंकिंग कर पाएंगे। और अगर हमारे पास कलेक्शन कर रहे हैं हम किसी भी स्पेसिमेन की, तो तभी तो मैंने कहा था कि हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए क्या है, वो हमारे पास बहुत ज्यादा हमें हेल्प करेगा ताकि हम इस चीज को एक्यूरेटली जो है डिफाइन कर सकें। राइट, तो प्राइमरी सोर्स किसी भी टेक्सोनॉमिकल स्टडी का हमेशा हमारे पास रहेगा, वो स्पेसिमेन ही रहेगा। जब तक स्पेसिमेन नहीं होगा तो हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है जो हमें हेल्प कर सकता है कि हमें कहाँ पर उसको रैंकिंग करनी है। राइट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टेक्सोनॉमिकल स्टडी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हम यहाँ पर उनके डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स की भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की भी बात कर रहे हैं। और आपको याद होगा हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द सिस्टमैटिक्स। तो जो हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है यहाँ पर, वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म में जो है एक सिस्टमैटिक की ट्रेनिंग जो है, वहाँ पर भी टेक्सोनॉमिकल एज जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं इनको कंक्लूड करके बोलूँ तो हम ये कह सकते हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज जो है वो हमें हेल्प करेंगी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, सिस्टमैटिक्स को स्टडी करने के लिए, और साथ ही साथ हेल्प करेगी क्या करने के लिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, जो कि हमें हेल्प करेगी इन फ्यूचर स्टडी। राइट, सो जैसे कि हम लोग खुद जो है वो क्या है बायोलॉजिस्ट, और बायोलॉजिस्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बायो की स्टडी कर रहे हैं, और हम लोगों ने ही जो है इस तरीके से
कुछ प्रोसीजर्स, कुछ टेक्निक्स जो है डेवलप की है, एस्टैब्लिश की है, ताकि जो है हम क्या कर सके, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, स्टोर भी कर सके इंफॉर्मेशन को, और साथ ही साथ भी कर सके और प्रिजर्व भी कर सके। स्टोरेज भी चाहिए, प्रिजर्वेशन भी चाहिए उस इंफॉर्मेशन की। तो इस सब के लिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चाहे वो प्लांट की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हम पढ़ने वाले हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स में। अबाउट द हर्बेरियम्स, we have botanical gardens, we have museum, we have zoological parks। हम कीज के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये सब चीजें जो है हमें हेल्प करने वाली है, क्या करने के लिए, टेक्सोनॉमी को आसान बनाने के लिए, ताकि हम इसको इजिली स्टडी कर सके, राइट। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की ओर, दैट इज द हर्बेरियम। और अगर मैं हर्बेरियम की बात करूँ, आपको यहाँ पर जो है सामने एक फिगर दिख रही है, जो कि क्या है, हमारे पास हर्बेरियम शीट्स की फिगर है। अगर मैं हर्बेरियम शीट्स की बात कर रही हूँ, तो हर्बेरियम, मैंने जैसे ही बोला कि हर्बेरियम क्या है, हमारे पास हम बोल सकते हैं एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, जैसे भी मैंने पहले ही बोला था, जो कि हमें हेल्प करेगा इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, राइट। तो आप हर्बेरियम को बोल सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, एक स्टोर हाउस है। एक स्टोर हाउस है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर हम जो भी स्पेसिमेन क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, राइट। और प्रिजर्व कहाँ पे करेंगे, ये मैंने आपको शीट प्रिजर्व करते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, सबसे पहले हमने अपने जो भी हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं। देन उसको हम प्रेस करते हैं इन बिटवीन द पेपर्स, न्यूज़पेपर्स ले सकते हो आप, पेपर्स ले सकते हो, जिनके बीच में हम उनको प्रेस कर रहे हैं। और प्रेस करने का जो हमारा मेन यहाँ पर है वो क्या है, ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सारा खत्म हो जाए, प्लांट एग्जैक्टली ड्राई हो जाए। आफ्टर दैट हम उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो आप बोल सकते हो इसको कि ये क्या है, हमारे पास एक स्टोर हाउस है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस, जहाँ पे हम उनको ड्राई कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं, कहाँ पर, राइट ऑन द हर्बेरियम शीट। और ये सारी की सारी शीट्स जो हम बनाते जाते हैं, उनको हम एक सिस्टमैटिक यूनिवर्सल ऑर्डर में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास उसके लिए कुछ अलमीरास होती है, अलमीरा है एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये वाला जो भी हमारे पास जो भी स्पेसिमेन है वो इस जीनस से बिलोंग करता है, या फिर इस स्पीशीज से बिलोंग करता है, या इस किंगडम से बिलोंग करता है, राइट। सो हमने बात की अभी यहाँ पर शीट्स की बात की, तो हमने बोला है कि हम हर्बेरियम बना रहे हैं और इन शीट्स से हम डिफरेंट टाइप के स्पेसिमेंस बनाने जा रहे हैं, और यही हम इनको फ्यूचर यूज में भी ला सकते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज जो सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि हमारे पास जो भी हमारे पास इसकी गैदर्ड इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हम लेबलिंग करते हैं, आपको दिख रहा है सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन्स लेबल। तो लेबलिंग जो भी चाहिए, रिगार्डिंग लेबलिंग किस किस की करनी है, हमें वहाँ पर डेट लिखनी होती है, ठीक है, जब आप कलेक्ट कर रहे हो, किस जगह से कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज द प्लेस ऑफ कलेक्शन, साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम उसका क्या है, ठीक है, या जोलॉजिकल नेम क्या है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लांट की। तो तभी यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली बोला क्या, साइंटिफिक नेम ऑफ द बोटेनिकल नेम्स, दैट मीन्स प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। उनका कॉमन नेम लिखेंगे, उनका इंग्लिश नेम लिखेंगे, साथ ही साथ उनकी फैमिली क्या है, और जिस बंदे ने उसको कलेक्ट किया है उसका नाम भी, दैट इज द कलेक्टर्स नेम, राइट। हाँ, ये सब चीजें जो हमें लिखनी है वो हमें हमेशा याद रखना है। आपको इतना रहता है कि साइड पर ये लिखी जाती है, तो आप बोलोगे ऑन द राइट हैंड साइड, वो भी कहाँ पर, एट द बॉटम।
राइट हैंड साइड बॉटम पर जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी जाती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, राइट हैंड साइड ऑन द राइट लोअर, आपको वहां पर जो मेंशन करनी होती है वो स्पेसिमेन की डेट मेंशन करनी है, किस जगह से आपने वो लिया हुआ है वो मेंशन करना है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, ये तीनों नेम्स मेंशन करने हैं। किस फैमिली से वो प्लांट बिलोंग करता है वो भी लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जिस बंदे ने उसको कलेक्ट किया है दैट इज द कलेक्टर्स नेम, वो भी वहां पर लिखना पड़ेगा। और यही हर्बेरिया जितने भी है हमारे पास, ये एक क्या है हमारे पास सोर्स ऑफ और टेक्सोनॉमिकल स्टडीज को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या देगा, हमें जितना भी अलग अलग जगहों का हो सकता है, डिस्टेंट एरियाज का हो सकता है जहाँ से हम, या वाइल्ड वेराइटीज के बारे में पता चल सकता है हम लोगों को। तो ये सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है थ्रू दीज हर्बेरियम शीट्स, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनको हमने क्या करना है, वी हैव टू कलेक्ट दिस। हम लोगों ने हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर, हम कलेक्टिंग में जो है फ्लावर की ट्विग्स सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्लावर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और उन सबको जो है उसके बाद हमने सेकंड चीज क्या बोली थी मैंने, हम ड्राई करते हैं। फर्स्ट इज कलेक्शन, सेकंड जो है हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसको सुखाते हैं। सुखाने के लिए मैंने आपको बोला कि हम ओल्ड न्यूज़पेपर्स ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमें जितना भी हमारे स्पेसिमन है सबको एक ही जगह डाल देना है, नहीं, हमको स्पेसिमन को अलग अलग जगह रखना है ताकि वो प्रॉपरली जो है वो सूख जाए और वो ओवरलैप भी ना करे, ठीक है। तो मॉइस्चर मेनली जो है हमें वो वहां से निकालना है। देन तीसरी चीज यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या, कि जब भी आप उसको प्रिजर्व करने वाले हो तो बिफोर द प्रिजर्विंग, जब आप उसको प्रेस कर रहे हो तो कहीं उसको कोई भी इंसेक्ट वगैरह ना लग जाए। तो उसके लिए आपको याद रखना है वो यूज हम आइदरली आप फॉर्मल्डिहाइड यूज कर सकते हो। इन सब की कोट लेयरिंग दे देती है ताकि कोई भी इंसेक्ट वगैरह जो है या कोई भी फंगस वगैरह जो है वो वहां पर ग्रो ना करे, राइट। तो केमिकल ट्रीटमेंट देना जरूरी है ताकि कोई भी अदर फंगल ग्रोथ या इंसेक्ट ग्रोथ वहां पर ना हो, ठीक। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इन सबको यू हैव टू है उसको कर सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी करते हैं, आपको बता दिया। फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट, उसके बाद आपको उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद उसको प्रिवेंट करना है, किससे, माइक्रोब्स से बचाना है आपको उसको। तो उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट आप उसको वहां पर पेस्ट कर सकते हो, आप स्टिच कर सकते हो, एंड द लास्ट वन इज द लेबलिंग आपको करनी है, राइट। अब लेबलिंग करने के बाद एक क्वेश्चन इस पे और पूछा जाता है, वो क्या, आपको हर्बेरियम शीट का याद रखना है। हर्बेरियम शीट का जो साइज है वो हमारे पास 41 into 29, ठीक है। तो इंटरनेशनल साइज है हमारे पास हर्बेरियम शीट का, वो रहता है 41 into 29 सेंटीमीटर स्क्वायर का, या फिर अगर आप इसी को बात करोगे तो दैट इज 16.5 into 11.5, ठीक है। तो ये एक फिक्स रहता है हमारे पास जो लेबलिंग के लिए। एंड द लास्ट वन इज हम लोगों को इसको अकॉर्डिंगली पैंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनको क्या करना होता है, हम इनको उन पर्टिकुलरली अलमीरास में जो है प्लेस कर देते हैं एज एन फोल्डर्स की तरह। जैसे ये जिनस की फोल्डर है तो किस कहाँ पर अरेंज करना है, तो इन सबको जो है पर्टिकुलरली उन अलमीरास में हम डाल देते हैं रिस्पेक्टिव जहाँ से ये बिलोंग करते हो, राइट। सो लास्ट में आपको याद रखनी है कि मर्क्यूरी क्लोराइड याद रख सकते हो आप, इसमें जिसकी वजह से हम अपनी सारी हर्बेरियम शीट्स को क्या करके रखेंगे, बचा कर रखेंगे। तो ये हमारा खत्म होता है पहला, दैट इज अबाउट द हर्बेरियम। आई होप आपको ये वाला
पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसी के साथ साथ अगर हम बात करें हर्बेरियम के बाद हमारे पास आते हैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन्स की अगर मैं बात करूँ, नाम से ही पता चल रहा है बोटेनिकल गार्डन्स हमारे पास क्या है, दे आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स है हमारे पास, जहाँ पर हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, हम लिविंग कलेक्ट कर रहे हैं। पीछे अभी जो हमने बात की हर्बेरियम की, हर्बेरियम में हमारे पास लिविंग क्रिएचर्स नहीं होती है, वहाँ पर हम डेड जो है, डेड प्लांट्स जो, क्योंकि हम लोगों ने उनको कलेक्ट किए हैं, कर्व किया है, तो उसके बाद वो क्या हो गए हैं, डेड हो गए हैं। लेकिन बोटेनिकल गार्डन्स में हम जो कलेक्शन कर रहे हैं, तो बोटेनिकल गार्डन्स में जो कलेक्शन है हमारे पास वो कैसी है, वो कलेक्शन है हमारे पास लिविंग प्लांट्स की। और एनसीईआरटी में साथ ही साथ इसमें लाइन लिखी हुई है फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, जो है हम इनको यूज कर रहे हैं। सो बोटेनिकल गार्डन की अगर आप बात करो, आप लोगों ने अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स वगैरह में भी देखा होगा कि छोटे छोटे बोटेनिकल गार्डन्स फ्रेम किए जाते हैं, या इंस्टीट्यूशंस में भी देखा होगा कि एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, उसको इंक्लोज किया हुआ है और वहां पे वेराइटी ऑफ जो है प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है, राइट। तो आपको एक एक्सीटू कंजर्वेशन हमारे पास ऐसे कंजर्वेशन है जहां पर हम प्लांट्स को उनके हैबिटेट में, उनके नेचुरल हैबिटेट से ले जाकर किसी दूसरी जगह पर हम क्या करते हैं, उनको प्लेस करते हैं। यहाँ से देखो क्या है, की बात नहीं, हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में जाते हुए हम क्या कर रहे हैं, उसको किसी दूसरी जगह पे प्लेस कर रहे हैं, राइट। तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे ये एक एक्सीटू कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का अगर डिफरेंस की मैं बात करूँ, तो कंजर्वेशन हम किसकी करते हैं, लिविंग चीजों की करते हैं, और प्रिजर्वेशन आपको याद रखना होगा, जो हमारे पास प्रिजर्वेशन है वो हमेशा डेड चीजों की होती है, राइट। तो बोटेनिकल गार्डन्स में अभी मैंने बोला आपको, यहाँ से आपको मेन पॉइंट याद रखना है, ये एक एक्सीटू कंजर्वेशन है। पहले प्लांट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उसके बाद हम जो है क्या कर लेते हैं, जैसे हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनको यूज करते हैं, तो हम वहाँ से वो वाला प्लांट ले जाएंगे और अपने गार्डन में उसको लोकेट कर देंगे। आफ्टर दैट जो है हम उसका जो भी बोटेनिकल नेम होगा और उसकी फैमिली होगी, दैट स्पेसिफिकली हमको वहाँ पर वो उसके साथ लेबल करना होता है। तो आपको याद रखना है में हम क्या बोला कि सबसे पहले तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, बोटेनिकल नेम देंगे, उसके बाद उस फैमिली से वो बिलोंग करता होगा वो हमें साथ साथ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम मेनली इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के टाइप यूज के लिए, ठीक है। मेन चीज जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपके एनसीईआरटी में कुछ मेंशन है हमारे पास, कुछ बोटेनिकल गार्डन्स के नाम जो हमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट वन इज द रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, क्यों में है और क्यों कहाँ पर है, इंग्लैंड। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, इंग्लैंड, राइट। सेकेंड वन इज द इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, पता ही चल रहा है हमें यहाँ से, ये इंडिया में होगा। इंडिया में कहाँ पे है, ओबरा में प्रेजेंट, राइट। थर्ड वन इज द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा कहाँ पर है, लखनऊ में, राइट। इसी के साथ साथ एक जो है बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, मेंशन किया जाता है कि वहाँ पर उसका हमेशा गलत ऑप्शन में, इनकरेक्ट ऑप्शन दिया गया होता है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा। दैट इज लॉयड बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन जो है वो कहाँ इंडिया में, दैट इज इन दार्जिलिंग। हम याद रखनी है, फर्स्ट वन इज द रॉयल बोटेनिकल गार्डन, इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन ओबरा में है। लेकिन जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है हमारे पास, लखनऊ में है, राइट। सो
इसी के साथ अगर नेक्स्ट बात करें, जैसे हमने बोटेनिकल गार्डन्स पढ़े, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अबाउट द म्यूजियम्स के बारे में बात कर रहे हैं। म्यूजियम्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो म्यूजियम एक ऐसी प्लेस है हमारे पास जो किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, जहाँ पर हम स्टोरिंग भी कर रहे हैं, हम प्रिजर्व भी कर रहे हैं चीजों, हम प्रिजर्व भी कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ पर एग्जीबिशंस भी लगाते हैं। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ प्लांट्स के लिए है, यहाँ पर हम बहुत प्लांट्स के लिए ये चीज यूज करते हैं। जितने भी हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन करते हैं अपने म्यूजियम्स, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, राइट। जितने भी हमारे पास एजुकेशनल या फिर यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, both maintain their respective museums in their departments. Their respective departments, चाहे वो का या फिर चाहे वो बोटैनिकल, राइट। सो हमने यहाँ पे बात की है प्रिजर्वेशन की। तो प्रिजर्वेशन से सबसे पहली चीज तो कैंपस जो भी चीजें हम प्रिजर्व कर रहे हैं वो हम स्टडी और रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। स्पेसिमेंस को हम आप लोगों ने देखा भी होगा, लिजार्ड्स के, स्नेक्स के, एक ग्लास कंटेनर्स होते हैं, उन ग्लास कंटेनर्स के बीच में जो है कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, और उस लिक्विड में जो है आपके पास रिस्पेक्टिव जो है प्लांट्स या एनिमल्स के स्पेसिमेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पेसिमेंस कंटेनर्स या जार्स में होते हैं इन देयर जैसे फॉर्मेलिन यूज किया जाता है ताकि हम इनको प्रिजर्व कर सकें। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। आफ्टर द कलेक्शन उनको किल किया जाता है या फिर उनको पिन किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बटरफ्लाइज के लिए जो है बटरफ्लाई सी जो है बटरफ्लाई बॉक्सेस बनते हैं, मोस्टली ये डिफरेंट टाइप के इनके लिए प्रेजेंट होते हैं। क्या जाता है, पहले इनके की कलेक्शन की जाती है, कलेक्शन के बाद इनको किल किया जाता है एंड देन दे पिन, ठीक है। उसके बाद इनको पिन किया जाता है इन द इंसेक्ट बॉक्स में, राइट। और हमारे पास अगर वो लार्ज एनिमल्स हो, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। वहाँ उनकी जो भी हमारे पास बाहर का जो उनकी स्किन होती है उनके अंदर जो है स्टफिंग पर्पसेस के लिए जो है स्टफ कर देती है और उस तरीके से हम लोग को यूटिलाइज करते हैं। आप लोगों ने म्यूजियम्स में देखा होगा, इसी तरीके से म्यूजियम्स में जो है स्कल्स वगैरह देखे होंगे। बहुत सारे लोग जो है अपने शो पर्पस के लिए भी जो है इनको लगाते हैं। तो ये चीज़ें सब है हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास स्केलेटन सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, हॉर्न्स भी हमारे एक्सोस्केलेटन में ही आती है। तो स्केलेटन्स जो है लार्ज, जितने भी हमारे पास लार्जर एनिमल्स हैं उनके स्केलेटल सिस्टम्स को प्रिजर्व किया जाता है और वही म्यूजियम्स में लगाए जाते हैं। तो हमने बोला कि जितनी भी प्रिजर्वेशन हो रही है यहाँ पे म्यूजियम में, आइदरली वहाँ पर उनको क्या किया जा रहा है, एज एन डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर हमारे पास क्या किया जा रहा है लास्ट, जो मतलब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उनको स्टडी पर्पस के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेसिमेन जो है वो रह जाता है, ताकि हम इन फ्यूचर उस चीज़ को स्टडी कर सकें कि हाँ भाई ये जो है ये भी चीज़ें जो है किसी एक टाइम पर, किसी एक पीरियोडिकल टाइम पर जो है चीज़ें प्रेजेंट है, राइट। अब एक चीज़ जो हमें याद रखनी है यहाँ पर, वो याद रखनी है नेशनल म्यूजियम ऑफ
नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री। और ये कहाँ पर है हमारा? इसकी फुल फॉर्म अगर NMH, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल। तो ये दिल्ली में हमारे पास प्रेजेंट है। और दिल्ली जो है हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट बोल सकते हो एक नेचुरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा ये चीज़ें क्या है, म्यूजियम्स वगैरह जो है वो एस्टैब्लिश हैं। तो आप बोल सकते हो म्यूजियम जो है वो डिस्प्ले करते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आफ्टर द प्रिजर्विंग। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन जो है हमने दो तरीके की बात की यहाँ पर, या तो फॉर्मेलिन सोल्यूशन में डालने जाते हैं, या तो हमारे पास इंसेक्ट के बॉक्स होते हैं जहाँ पर उनकी क्या की जाती है, कलेक्शन, किलिंग एंड पिलिंग। एंड जो जितने भी हमारे पास लार्जर हमारे पास एनिमल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, वहाँ पर स्टॉप करते हैं। राइट, नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट वन है हमारे पास zoological पार्क्स। zoological पार्क्स को आप कॉमनली आप और ये ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर हम लाइव वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में या फिर आप बोल सकते हो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हम उनको रखते हैं। और वो हम लोग जो इनका एनवायरमेंटल बनाते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से बनाते हैं जैसे इनका अपना नेचुरल हैबिटेट, राइट, जैसे का खुदा नेचुरल हैबिटेट हो उसी तरीके से लोगों को क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनके प्रोटेक्टिव एरियाज में रखते हैं। मतलब अब आप ये नहीं कह सकते हो कि एग्जैक्टली वैसे ही नेचुरल हैबिटेट होगा, बट जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना ज़्यादा हम उनकी नेचुरल हैबिटेट कंडीशन बना सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को पा रहे हो कि ये जो है ये हमारे पास एक्चुअल जहाँ पर है वो रहता वहां पर नहीं रख रही है, तो हम उनको रख कहाँ रहे हैं, उनको कंजर्व कहाँ पर कर रहे हैं, जो हम लोगों ने उनका प्रोटेक्टिव एरिया बनाया हुआ है। राइट, तो प्रोटेक्शन यहाँ पर जो है जो केयर टेकर्स होते हैं वो देखभाल करते हैं इन सबकी। और हमारे पास इसी तरीके से जो है zoological पार्क वो कौन कर रहा है, मतलब किस टाइप का उनको फूड देना है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी वेराइटीज कैसी, इन सब चीज़ों को समझा जाता है। और इसी तरीके से जो है आप अगर रोज विजिट करते हो तो दो पर्पसेस के लिए, वन इज फॉर एंटरटेनमेंट एंड द सेकंड वन इज फॉर द नॉलेज फर्स्ट। हम बुक्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में जब पढ़ते हैं फिगर्स देखते हैं, लेकिन जब हम उन चीज़ों को नेचुरली उनकी हैबिटेट में चीज़ें देखते हैं तो हम जो है उनको लर्न कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नॉलेज जो है वो और थोड़ी एक्सपांड हो जाती है। सिमिलरली हमारे पास नेशनल जो zoological नेशनल जो हमारा zoological पार्क है, इट इज ऑल्सो इन, राइट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब आप बोल सकते हो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया, जो कि कहाँ पर है, नेशनल zoological पार्क इन दिल्ली। राइट, तो यहाँ तक हमारे पास बात हम लोगों ने की कि किस तरीके से हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और साथ ही साथ zoological पार्क्स जो है वो हमारे स्टडी पर्पस को, हमारी टेक्सोनॉमी को और ज़्यादा इजी और हमारा जो जितना एरिया है उसका उसमें एक्सप्लोर करने का वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हम उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। राइट, इसी के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ आती है, दैट इज द की। और की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड है। राइट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड जो है हमारे पास वो कौन सा है, दैट इज जहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और दिस बेसिस हम रखते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। पहली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी यहाँ पर।
कि जो है यहाँ पर हम किस बेसिस पर इनको अलग कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, राइट। और एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ वी हैव टाइप्स की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और इन्हीं अरेंजमेंट के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास की में अगर कंट्रास्टिंग करेक्टर, कहने का मतलब अगर एक कैरेक्टर बोल रहा है हमारे पास कि भाई इस पर है, दूसरे कैरेक्टर में क्या होगा, पर नहीं है, दैट मीन्स नो। तो ये कंट्रास्ट कर रहे हैं, एक चीज जो है हाँ है और एक चीज ना है। दीज कंट्रास्टिंग करेक्टर जो है हमारे पास की में, क्योंकि ये पेयर में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं couple, right? लेकिन कोई भी चीज जब हम इसको कपल बोलते हैं, दैट मीन्स पेयर। पेयर जो है हमेशा क्या होगा, जोड़ा होगा, दो होंगे वहां पर। तो एक चीज जो है कंट्रास्टिंग करेक्टर हमने बोला, एक अगर ये है, दूसरा क्या है हमारे पास नो। तो आपको याद रखना है, कंट्रास्टिंग करेक्टर इन अ की इज कॉल्ड एज कपलेट। लेकिन साथ ही साथ जो एक स्टेटमेंट है, दोनों में से कोई एक भी ले लो, तो जो एक स्टेटमेंट है उसको आप क्लू, एक ऐसा क्लू जो आपको फर्दर ऑन हेल्प कर रहा है क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। मैं आपको अभी एग्जाम्पल में आगे की बताती हूँ कि किस तरीके से हम की को फॉलो अप करते हैं, राइट। फर्स्टली आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। कंट्रास्टिंग करेक्टर जो है की का, उसको हम कपलेट बोलते हैं। और जो एक स्टेटमेंट है की मतलब कपलेट का एक जो हिस्सा है, पेयर का एक पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, राइट। सो यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। तो हमको क्या करना है, हम लोगों को चूज करना है कोई करेक्ट ऑप्शन बिटवीन द टू स्टेटमेंट, दैट मीन्स बिटवीन द लीड्स, बिटवीन द कपलेट्स। हमें एक स्टेटमेंट को चूज करना है और फिर हमें नेक्स्ट की तरफ जो है, नेक्स्ट कपलेट की तरफ क्या करना है, मूव करते जाना है। तो साथ ही साथ हम याद रखेंगे ये क्या है, एक एनालिटिक है। नेचर में हम एनालिसिस के बेसिस पर हम इसको फॉलो अप करते जाते हैं। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। और हमारे पास सेपरेट बहुत सारी अलग अलग टाइप की टेक्सोनोमिकल कीज प्रेजेंट है, उनकी कैटेगरीज प्रेजेंट है, उनकी फैमिली के बेसिस पर, उनकी जीनस के बेसिस पर और उनकी स्पीशीज के बेसिस पर, राइट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल that having vertebral column, right? यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, वर्ड में हम देखना चाहते हैं कि इसके पास 10 क्या पास पर है, राइट। अब हम दो चीजों में जा सकते हैं, या तो फर्क है, तो या अगर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे वो मैमल। लेकिन अगर इसका मतलब यहाँ तक हम पहुंच के मैमल है, तो हम, और जो हमारे पास सामने ऑर्गेनिज्म है, हमने अगर देखा उसमें फर है और वो मैमल है, पहचान लिया हमने, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। लेकिन इसका मतलब यहाँ तक तो हमने पहचान ली, लेकिन हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है अगर हम देखते हैं उसके पास फर नहीं है। फर नहीं है तो इसका मतलब कुछ और होगा। पहले दूसरे कपलेट की तरफ जाएंगे। अगर फर नहीं है तो चलो हम देखते हैं जगह है क्या उसके पास फेदर्स है। इसका मतलब दो है और तो यहाँ तक पहुंच गई कि वो बर्ड है। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब, अगर नो है तो इसका मतलब हमें फिर से दूसरे के फॉलो करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या उसकी ड्राई की मॉइस्ट स्किन है, राइट। अगर तो उसके पास ड्राई स्किन है तो वो हमारे पास एक रेप्टाइल। अगर स्किन है तो भी रोज उड़ेंगे। अगर
नहीं है, दैट इज एमसीक्यू। तो दैट मीन्स हम लोग, अभी मैंने बोला था कि हम लोग किसके बेसिस पर देख रहे हैं, सिमिलैरिटीज और सिमिलर करेक्ट क्या है, सिमिलर। तो हम कब देखेंगे, जब हमारे सामने ऑर्गेनिज्म होगा तभी हम जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे। हमने हमारे सामने कोई भौतिक ट्रेट है, हमने देखा, पहले हमने क्या देखा कि भाई उसके पास फर है, हम देखेंगे ये सिमिलर है, अगर है तो चलो ठीक है वो मैपन, लेकिन नहीं, हम बोल रहे हैं डिसिमिलर है, ऐसा करेक्टर नहीं दिख रहा है, तो हम दूसरी चीज की तरफ जा रहे हैं, दूसरे कपलेट की तरफ जा रहे हैं। दूसरा कपलेट में क्या दिया हुआ है कि उसके पास फिदर्स है, अगर है तो वो बर्ड हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिदर्स तो नहीं है उसमें। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे, अब चलो हम देखते हैं कि उसकी स्किन कैसी है, स्किन ड्राई है कि मॉइस्ट है। अगर तो ड्राई दिख गई तो हम बोलेंगे वो रेपेटाइल। लेकिन अगर मॉइस्ट स्किन है तो भी हमारे पास दो ऑप्शन है फर्दर, कि स्केल्स प्रेजेंट है या स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर स्केल्स प्रेजेंट है तो वो एक फिश है, लेकिन अगर स्केल्स प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है, एक एम्फीबियन, राइट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी। लेकिन एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वर्टिब्रेट्स। अगर वो एग ले कर रही है और वो अगर वो एग ले नहीं कर रही है, अगर एग ले कर रही है तो हमारे पास तीन ऑप्शन, क्या उनके पास फेदर्स है, क्या उनके पास स्केल्स है, क्या उनके पास फर, राइट। अगर तो हम यहीं से क्विट कर जाए कि वो भाई एग ले नहीं करते, तो इसका मतलब हमको ये वाली कीज फॉलो करनी है। लेकिन अगर हम सामने देख रहे हैं कि वो एग ले नहीं करता है तो हमको ये वाली की फॉलो करनी। अगर एग ले नहीं कर रहा है दैट मीन्स हम देखेंगे कि लेग्स जो है वो जंप कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वो जंप कर रही है इट में बी ए स्वैम, ठीक है। और अगर वो जंप नहीं कर रहा है वो एक वॉमिट हो सकता है। उसी तरीके से अगर उसके पास फेदर्स है तो वो एक टर्की है। अगर स्केल्स प्रेजेंट है तो देखना है शेल है या नहीं है। शेल है तो टर्टल है हमारे पास, और अगर शेल नहीं है हमारे पास वो सॉल्ट वाटर में क्या है, क्रोकोडाइल है। और अगर फर है तो वो एक डक बिल्ड प्लेटिपस, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते रहते हैं। तो आपको दिख रहा है ये दोनों आपस में कंट्रास्टिंग करेक्टर में, ये है कि नहीं है, तो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर हुआ। इसको हम आपस में क्या बोलेंगे, हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, राइट। लेकिन एक और बोलोगे ये बोलोगे और क्या करोगे, बोलोगे नो है, क्यों है, तो तभी जाकर हम इसको फर्दर देख रहे हैं। तो फर्दर देखो फिर ये जो कंट्रास्टिंग है ये कपलेट है आपस में और ये एक लीड है। आई होप आप लोगों को टेक्सोनॉमिकल 8 में कीज जो है वो क्लियर हो गई, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहीं पर अबाउट द लास्ट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली मैंने आपको पहले भी अगर जिन्होंने ये फर्स्ट लेक्चर नहीं लिखा हुआ है वो इन सीरीज से जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है पूरी सीरीज जो है 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। टोटल 4 लेक्चर्स हैं इसके। तो फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने इस बात को बताया था कि या तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आता है या आएगा भी तो चांसेस 1 या 2 क्वेश्चन के ही रहते हैं। एक लास्ट ईयर एंड उसके पिछले साल से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन पूरी हमारी बायो को पढ़ने के लिए ये बेसिक चैप्टर है तो इनकी समझ हमें अच्छे से होनी चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट द फ्लोरास, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड द कैटलॉग के बारे में। तो ये जो 4 टर्म्स हैं हमारे एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में लिखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अबाउट द फ्लोरास। तो फ्लोरा एक्चुअली में क्या है हमारे पास, जहाँ पर हम देखो यहाँ पर हम प्लांट्स की बात करें, किसी एक गिवन एरिया में प्लांट जो है उसका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उसका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एरिया, उसका पूरा एक्चुअल अकाउंट के बारे में जो बताता है हमें वो कौन बताता है, फ्लोरा के थ्रू बताते हैं। तो आप बोल सकते हो कि फ्लोरा हमारे पास सारी की सारी प्लांट की इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर में
उसका हैबिटेट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट के उस एरिया में कहाँ कहाँ पर है, इन सब के बारे में पता चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, फ्लोरा लिखा हुआ है किसने, देखिए महेश्वरी, राइट। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसने लिखा हुआ है, राइट। या आपके मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ यहाँ पर, कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइए कि जो फ्लोरा है JNK का वो किसने बताया हुआ है। तो फ्लोरा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं मैनुअल्स के बारे में। तो आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा, यू हैव द केमिस्ट्री का मैनुअल है, लैब मैनुअल्स जिनको आप बोलते हैं, आपके पास बायो के लिए मैनुअल्स होता है, प्रैक्टिकल्स के लिए। तो यहाँ पर हम मैनुअल्स की जो बात कर रहे हैं, तो मैनुअल क्या है हमारे पास, एक ऐसी बुक जहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एक लिस्ट बनी है और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है। पहले में हमने क्या बोला था, उस एरिया में जो पर्टिकुलरली एरिया है उसमें उन कौन से प्लांट का हैबिटेट और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है वो हमें फ्लोरा में पता चलता है। लेकिन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या कंप्लीट जो लिस्ट वो एरिया में किसके थ्रू पता चलती है, मैनुअल्स के थ्रू पता चलती है, राइट। देखो जो लाइन में अंडरलाइन कर रही हूँ वहां से आपको अगर ये मैच क्वेश्चन आता है तो आपको वो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं उन कॉलम्स को मैच करने के लिए, राइट। देन वी हैव मोनोग्राफ। मोनो का मतलब ही क्या है, राइट। तो मोनोग्राफ्स हमारे पास आ गए वो इंफॉर्मेशन जो सिर्फ सिंगल टेक्सॉन के बारे में, किसी भी एक सिंगल टेक्सॉन के बारे में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ बोलते हैं। ये तो आप नाम से भी पहचान सकते हो, मोनो का मतलब है सिंगल, वन। किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, देन वी कॉल इट एज मोनोग्राफ, राइट। देन वी हैव द कैटलॉग। कैटलॉग क्या होती है, हमारे पास एक बुक होती है जहाँ पर स्पीशीज के बारे में अल्फाबेटिकली अरेंज, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पूरा अरेंजमेंट दिया होता है स्पीशीज के बारे में और उनकी कुछ फीचर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई होती है। मतलब एक पर्टिकुलरली प्लेस की जो डिस्क्राइबिंग फीचर्स हैं वहाँ पर जिस भी स्पीशीज की, उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में वहाँ पर लिखा गया होता है, राइट। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं यहाँ पर। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की होगी तो वो फ्लोरा है, उनकी लिस्ट और डिस्क्रिप्शन की बात की गई होगी तो वो मैनुअल्स है, सिंगल टेक्सॉन के बारे में बात की गई होगी तो वो मोनोग्राफ है, और साथ ही साथ अगर अल्फाबेटिक अरेंजमेंट में बात की गई होगी तो वो एक कैटलॉग के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो आई थिंक आपको ये चारों चीजों में डिफरेंस जो है आप इजली जो है वो कर सकते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको बता रही हूँ इस चैप्टर के, आप लोगों को याद रखनी है। जैसे स्पीशीज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्पीशीज क्या है, आपको याद रखना है कि और साथ ही साथ हमने बोला था कि किसी भी पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग इंडिविजुअल्स के बारे में बात की गई थी, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। देन मैंने की बुक के बारे में वन इज प्लांटेरम, नाम से पता चल रहा है ये प्लांट्स के ऊपर। सेकंड वन इज सिस्टमा नेचुरे, राइट। तो ये दो जो ये हमारे पास बुक है, एक प्लांट्स के ऊपर है और एक एनिमल के ऊपर है। फिर उसी के साथ साथ आपको एक चीज, एक बुक जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। जेनरा प्लांटेरम जो बुक है वो लिखी है लेकिन राइट, लेकिन जो पब्लिकेशन की है इसकी वो नीयस ने की है। तो पब्लिकेशन है वो नीयस ने की है, लेकिन
जो एक्चुअल ऑथर है इनके वो बेंथम बुकर ही, राइट। उसके अलावा आपको मैंने न्यू सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया, जो है हमारे पास टर्म भी है, इसके अलावा मैंने ये भी बताया था बायोलॉजिकल और जिनको हमने साथ बोला था डार्विन बोला जाता है 20th सेंचुरी का सही का मौसम और हमारे पास तो ये चीजें जो है कुछ आपको याद रखनी है। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बता रही हूँ जिनके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, राइट। उसके अलावा जो है फाइलम टर्म जो है पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। स्पीशीज टर्म किसने दी है? जॉन ग्रे ने दी है, राइट। और आपको लास्ट आपको याद होगा हमने क्लास में एस्टिमेटेड 1.8 मिलियन हुई है मेरे ख्याल से। मे के अकॉर्डिंग हमने बात की थी कितनी है? दैट इज 7 मिलियन, राइट। तो यहाँ तक जो है हमारे पास डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे पास। अर्नेस्ट मेयर ने दिया हुआ है, इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट भी दिया हुआ है अबाउट दिस। उसके अलावा मैं आपको एक कुछ लास्ट में कंपाइल करके आपको एक पार्ट और बता देती हूँ। हम लोगों ने सुफिक्स के बारे में बात की थी, अगर डिवीजन है तो we use the suffix क्लास भी तो हमारे क्या होगा क्या लाइक ऑप्सीडर ऐसी है और एलिमेंट से एक न्यूटन है। ऑर्डर में हमने बोला था यूजुअली we see is whales family है तो फैमिली में एक सेट है ना। आपको याद होगा हमने मैंगो को लेने के लिए एना को भेजा था, एना कार्डीन सी, राइट। या फिर हम एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था कैलिडिए, ठीक है। और जीनस एंड स्पीशीज के लिए तो पर्टिकुलरली नहीं है वो तो